दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 बेहद बड़ी खबरें लेकर आई हूं। ये खबरें गजा, यूक्रेन, तुर्की और इस्राइल से जुड़ी है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। लेकिन खबरों की शुरुआत करूं उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। गजा में इस्राइली हमले में 70% मारे गए लोग औरतें और बच्चे। रूस ने यूक्रेन पर किया 8 घंटे लंबा ड्रोन हमला, 8 घंटे तक बजते रहे अलार्म। फुटबॉल मैच के बाद हुए हमले से दर्द से कहरा रहा है इस्राइल। तुर्की के राष्ट्रपति को ट्रंप से इस्राइल के खिलाफ कदम उठाने की उम्मीद, कहा हथियारों की मदद रोकी जाए। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। एक और गुजारिश, कमेंट में आप अपनी राय जरूर 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 लिखा करिए दोस्तों, क्योंकि आप सभी की राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका प्यार, आपकी जो हौसला अफजाई होती है उससे हमें हिम्मत मिलती है सच के लिए आवाज उठाने की और आपके लिए दिन भर की बड़ी खबरें ढूंढ कर लेकर आने की। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करिए और कमेंट में अपनी राय भी जरूर लिखा करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों गजा में फिलिस्तीनियों पर जो नरसंहार हुआ है उसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। गजा में जारी जंग में जो हालात बने हैं वो इंसानियत को झकझोर देने वाले हैं। अब अपनी नई रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि गजा में होने वाली हजारों लोगों की मौतों में करीब 70% औरतें और बच्चे हैं। ये एक खौफनाक हकीकत है जिसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इस रिपोर्ट से पता चला है कि इस जंग के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का जमकर उल्लंघन हुआ है। खास तौर पर गजा पर लगाए गए कुल घेराबंदी के बाद इस्राएली हमलों में आम नागरिकों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। इस घेराबंदी के चलते गजा में भूखमरी, बीमारियां और मौत का मंजर आम हो गया। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि इस्राएल की तरफ से मानवीय मदद की इजाजत न देना, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना और बार बार बड़ी तादाद में लोगों का विस्थापन करना एक गंभीर स्थिति पैदा कर चुका है। इन सब का नतीजा ये हुआ है कि बड़ी संख्या में बेगुनाहों की जानें गई, जिसमें सबसे ज्यादा औरतें और बच्चे शामिल हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों से ये पता चलता है कि अब तक इस जंग में करीब 43,500 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से 70% औरत और बच्चे हैं। रिपोर्ट बताती है कि सबसे कम उम्र का पीड़ित एक दिन का मासूम बच्चा था। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ये आंकड़े ये जाहिर करते हैं कि इस्राएली हमलों ने ज्यादातर रिहायशी इमारतों और मकानों को निशाना बनाया, जिससे सबसे ज्यादा 5 से 9 साल के बच्चे शिकार बने। हालांकि इस्राएल का ये दावा रहा है कि उसके हमले आतंकियों पर केंद्रित हैं, लेकिन यूएन की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि मारे गए लोगों में गजा की आम जनता ज्यादा शामिल है, न कि कोई लड़ाकू गुट। ये चीजें सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की खिलाफ वर्जी को साबित करती हैं। दोस्तों ये आंकड़े और ये हकीकत हम सब के लिए सोचने का वक्त है कि आखिर मासूम और बेगुनाह लोगों पर इतना बड़ा जुल्म क्यों? क्या इंसानियत की बुनियाद, हिफाजत के उसूलों को ताक पर रखा जा रहा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन सब पर कुछ कदम नहीं उठाना चाहते? क्या सब हाथ पर हाथ धरे इस्राएल को मनमानी करने देते रहेंगे? ये बड़े सवाल हैं दोस्तों, और मुझे पता है इसके जवाब कभी नहीं मिलेंगे। अब बात दोस्तों रूस से आई बड़ी खबर की करती हूँ। दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में कल रात एक और भयानक मंजर देखने को मिला। रूस के कीव पर अब तक का सबसे लंबा ड्रोन हमला किया गया, जो 8 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान यूक्रेन की राजधानी में 8 घंटे लगातार अलार्म बजते रहे। लोग अपने घरों में डरे सहमे हुए बैठे रहे। रूस का यह हमला यूक्रेन की डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ठप करने की कोशिश था। घंटों तक चले इस हमले से यूक्रेन के हौसले पर एक और आघात हुआ है। हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें एक अस्पताल भी शामिल है। हालांकि अब तक सिर्फ 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है, लेकिन डर और खौफ का जो मंजर कीव में देखने को मिला है उसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। इस बार का हमला बाकी हमलों से अलग था।
अलग इसलिए था क्योंकि 8 घंटे तक लगातार ड्रोन से हमला होता रहा। यूक्रेन की राजधानी कीव मानो रात भर रूस के ड्रोन का सामना करती रही। अलार्म बजते रहे, लोग खौफ के साए में थे और उम्मीद कर रहे थे कि हमला कब खत्म होगा। दोस्तों, आपने आज द लाइव टीवी पर यह देखा ही होगा कि किस तरह से नीदरलैंड में इस्राएली यहूदियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इस हमले के बाद इस्राएल कहरा रहा है। इस्राएल के जो समर्थक देश हैं वो कहरा रहे हैं। इस्राएल के पत्रकार अपनी छाती पीट रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया, कैसे हमला हो गया, पीड़ित बन रहे हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आपको मैं घटना क्या है वो बता देती हूँ, अगर आपको नहीं पता तो जल्दी से। दरअसल मैकाबी तेल अवीव और अजाक्स के बीच गुरुवार शाम हुए फुटबॉल मैच के बाद एम्स्टरडैम में इस्राएलियों के खिलाफ हमला देखा गया। फिलिस्तीनी समर्थक एक समूह ने इस्राएली टीम और उसके प्रशंसकों को निशाना बनाते हुए स्टेडियम के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का प्लान बनाया था और जो इस्राएली प्रशंसक थे उन पर हमला हुआ भी। स्थिति इतनी खराब थी कि आपातकालीन बचाव विमान एम्स्टरडैम भेजे गए। खबर है कि अब तक 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, गजा के लोगों पर जब इस्राएल जुल्म कर रहा है तब सबकी आंखों पर पट्टी बन जाती है, लेकिन अब जब अपने ऊपर हमला हुआ तो कैसे इस्राएल और उसके सहयोगी छटपटा रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इस्राएल के राष्ट्रपति को सुनिए। इस घटना की आलोचना करते हुए डच किंग विलेम अलेक्जेंडर से बात करते हुए वो कहते हैं कि इस हमले ने यहूदी समुदाय को एक बार फिर से अंधेरे दौर की याद दिला दी। वहीं नीदरलैंड के किंग ने इस घटना पर गहरा दुख और अफसोस जाहिर किया। साथ ही ये भी कहा कि ये घटना एक बार फिर नीदरलैंड की यहूदी समुदाय की हिफाजत में कमी को दर्शाता है। जर्मनी और संयुक्त राष्ट्र भी इस्राएल के लिए दया से भरा कटोरा लेकर पहुंच गए। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक और संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले की निंदा की है। बेरबॉक ने कहा कि यूरोप में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और ये यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने की हदें पार कर रहा है। एम्स्टरडैम पुलिस ने इस हमले को संगठित करार देते हुए कहा कि उन्होंने बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां की हैं और इस घटना की गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये हमला फैंस के बीच बढ़ते टकराव का नतीजा था, लेकिन ये मामला धार्मिक और नस्ली नफरत की वजह से और भी खतरनाक हो गया। अब इस्राएली चैनल का दोहरा चेहरा आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से नाटक शुरू हो गया है। इस्राएली चैनल ने हिब्रू में एम्स्टरडैम शब्द के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है। एम्स्टरडैम शब्द का आखिरी हिस्सा डैम लाल रंग से दिखाया गया है। डैम का मतलब हिब्रू में खून होता है। ये तो नाटक की शुरुआत है दोस्तों। हमले के दर्द से कैसे कहरा रहा है इस्राएल के पत्रकार बंधु बेहद चिंतित, परेशान और टेंशन में नजर आ रहे हैं, वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इस्राएली एक्टिविस्ट और पत्रकार आमिर सरफाती को कैसे दर्द हो रहा है वो देखिए। आमिर सरफाती और उनके जैसे अन्य इस्राएली एक्टिविस्ट एम्स्टरडैम की घटनाओं पर लगातार नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि एम्स्टरडैम की सड़कों पर यहूदियों के खिलाफ जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। सरफाती ने यह तक कहा कि वो सिर्फ डच पुलिस से ही नहीं बल्कि डच मीडिया से भी नाराज हैं। उनका कहना है कि ये अपने ही देश के दुश्मन हैं। लेकिन ये वही सरफाती हैं दोस्तों जो गजा में हो रही तबाही पर, जो वहां इस्राएल कर रहा है उस पर मजाकिया अंदाज में चटकारे लेकर लिखते हैं। जहां एम्स्टरडैम की घटना पर इनके दिल में दर्द हो रहा है, वहीं गजा में लोगों की हालत पर ये लोग कोई संवेदना नहीं दिखाते हैं। आपको बता दूं कि डच पुलिस के कुछ अफसर ने 4 अक्टूबर को कहा था कि यहूदी स्थलों की सुरक्षा करने में उन्हें मोरल डिलेमा यानी कि नैतिक दुविधा महसूस हो रही है। इसी का हवाला देते हुए सरफाती ने डच पुलिस के इस रुख की कड़ी आलोचना की और यहाँ तक कह दिया कि पुलिस का ये रवैया यहूदियों की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। इनका कहना है कि एम्स्टरडैम की सड़कों पर यहूदियों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही है। अपने डच फॉलोअर्स से अपील करते हुए आमिर सरफाती ने कहा कि वो अपनी सरकार को फोन करें और तुरंत एक्शन की मांग करें। अब दोस्तों सवाल ये कि इन्हें ये सब लिखते हुए जरा सा भी शर्म नहीं आई, जरा सा भी अपमान महसूस नहीं हुआ। ये वो लोग हैं दोस्तों जो गजा में हो रहे खून खराबे को लेकर मासूमों के मरने पर खामोश रहते हैं, लेकिन यहाँ खुद को पीड़ित दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। यह एक दोहरी मानसिकता, डबल मानसिकता की सोच को दर्शाता है।
जिसमें केवल अपने समुदाय के लिए सहानुभूति होती है, लेकिन दूसरों के दर्द को नजरअंदाज किया जाता है। वो कहते हैं ना, जब अपने पर पड़ती है तब समझ आता है कि दर्द कितना हो रहा है। आपको बता दूं कि इस हमले के बाद कई यहूदी लापता हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक इस्राएली नागरिक तजाची अब तक लापता है और लोग लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके लिए संपर्क की अपीलें की जा रही हैं। अब बात तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बड़े बयान की, जो उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर दिया है। एर्दोगन ने उम्मीद जताई है कि ट्रंप अपने वादे पर कायम रहेंगे और इसराइल को फिलिस्तीन और लेबनान की जमीन पर जारी हमलों से बाज आने को कहेंगे। उन्होंने सुझाव दिया है कि अगर ट्रंप अमेरिका की तरफ से इसराइल को हथियार की मदद बंद कर देते हैं तो ये एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। यानी इसराइल को अमेरिकी हथियारों का जो समर्थन मिल रहा है उसे रोकना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, ऐसा तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है। एर्दोगन ने कहा कि तुर्की हमेशा से इसराइल के हमलों की मुखालफत करता रहा है और फिलिस्तीन के मसले पर दुनिया की आवाज बनने की कोशिश करता रहा है। उन्होंने कहा कि तुर्की ने इसराइल के साथ कारोबार को भी खत्म कर दिया है और वर्ल्ड कोर्ट में इसराइल के खिलाफ जोनेसाइड यानी कि नरसंहार का मुकदमा दाखिल करने की कोशिश में भी है। हालांकि दोस्तों, इसराइल नरसंहार के आरोपों को पूरी तरह से नकारता है और कहता है कि वो अपनी हिफाजत में कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अब ये दुनिया देख रही है कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो कोई हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि निहत्थे लोगों, बेकसूर फिलिस्तीनियों, मासूम बच्चों पर नरसंहार करने के लिए है और उन्हें उनकी ही जमीन से बाहर निकालने के लिए। और यही बात एनआरसी के महासचिव ने भी कही है, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि उन्होंने गजा की स्थिति को नाकाबिल यकीन तबाही यानी कि अविश्वसनीय विनाश बताया है। उन्होंने ये तक कहा कि इसे किसी भी सूरत में आत्मरक्षा नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति का मानना है कि ट्रंप की नई हुकूमत मिडिल ईस्ट की सियासी और फौजी सूरत हाल पर गहरा असर डालेगी। उन्होंने आगाह किया कि अगर अमेरिका अपनी मौजूदा नीतियों पर कायम रहा तो इससे मिडिल ईस्ट का मसला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाएगा और जंग का दायरा भी बढ़ सकता है। एर्दोगन ने तसल्ली से कहा कि अगर ट्रंप फिलिस्तीन के मसले पर इंसाफ का रास्ता अपनाते हैं तो तुर्की समेत कई मुस्लिम ममालिक को उम्मीद की किरण दिखाई देगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा और दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबके कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। आपकी तारीफों से, आपकी हौसला अफजाई से जज्बा आता है आपके लिए इसी तरह की खबरें लेकर आने का। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।